हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और हम पिछली क्लासेस में किस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे? हम पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे अपने चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम था स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके बारे में डिस्कस करा। गैसियस स्टेट के बारे में डिस्कस करा हमने, उसमें गैस लॉ के बारे में डिस्कस करा। अब ध्यान दीजिएगा, आज हमें क्या पढ़ना है? हमें आज पढ़ना है मेरे बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। समझना, आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है अपने लिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैसे कि अलग अलग लॉ आपने पढ़े, एनसीईआरटी को पकड़ते हुए चलूंगा, उसकी हर एक स्टेटमेंट को मेरे शब्दों में निकालूंगा, ठीक है? आपने अलग अलग लॉ देखे, अलग अलग लॉ कहते थे। जैसे आपने बॉयल्स लॉ देखा, चार्ल्स लॉ देखा, वो आइडियल गैस का प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप जैसे बॉयल्स लॉ बताता था। चार्ल्स लॉ क्या बताता था? वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप बताता था। गैलुसैक लॉ क्या बताता था? प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप बताता था। एवोगैड्रो लॉ क्या बताता था? वॉल्यूम और अमाउंट रिलेशनशिप बताता था। फिर मैंने और कुछ लॉ के बारे में डिस्कस करा था भैया, किसके बारे में? डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर के बारे में, कि भैया किसी भी गैस का टोटल प्रेशर उनके पार्शियल प्रेशर के, अगर कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, तो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर कहलाता है पार्शियल प्रेशर, और टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर का सम होता है। ये अपन ने बात करी थी। फिर हमने बात करी थी बेटा ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैंने आपको कहा भी था कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अपनी एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन हम एनसीईआरटी प्लस प्लस की बात करेंगे। हमने कहा था कि भैया लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है किसी गैसेस का, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे बच्चों? मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या डेंसिटी के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने डिस्कस करा था, ये हमने कहानी पिछली क्लासेस में देख ली थी। आज हमें क्या बात करनी है? आज हमें बात करनी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। आइडियल गैसेस, ठीक है, कैसा बिहेवियर शो करेंगी, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें बताएगी। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो निकालिए अपनी कॉपी और निकालिए अपना पेन, फुल एनर्जी फुल जोश के साथ आज की कहानी को शुरू करते हैं। क्या है काइनेटिक थ्योरी और गैसेस, इसकी मोह माया को समझते हैं, पूरे न्यूमेरिकल सहित करेंगे कहानी को। चलिए शुरू करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये एनसीईआरटी का अपना आर्टिकल 5.7 दिया हुआ है, 5.7 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, जैसे कि दिया हुआ है उसमें, जब आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। ये केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है, लेकिन मैं पूरा आपको बताऊंगा, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? ऐसी थ्योरी, मैंने जैसे कि अभी आपसे कहा, जो कि बिहेवियर ऑफ गैसेस को समझाए। किसके बिहेवियर को समझाए मेरे बच्चों? गैसेस के बिहेवियर को समझाए। उसे हम नाम देते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। किसके बारे में जानकारी दे मेरे बच्चों? जो बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में जानकारी दे, उसे नाम दिया जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसके अजम्पशन या पोस्टुलेट क्या है? हम क्या एजम्पशन मान के ये थ्योरी प्रपोज करते हैं, या क्या पोस्टुलेट मान के ये थ्योरी को प्रपोज करते हैं? समझिएगा। सबसे पहला पोस्टुलेट, अगर आप कहें ये गैस है, ये जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूँ गैस भरी हुई है, आप एक गैसियस मॉलिक्यूल या एटम को देखेंगे, सीधी सी बात है, गैसें मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी पाई जाती हैं, एटम के फॉर्म में भी पाई जाती हैं। जैसे नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक होती हैं, आपको पता है ना, ठीक है? हाइड्रोजन डाई एटॉमिक गैस है, ठीक है? ओजोन ट्राई एटॉम, तो गैसेस एटम के फॉर्म में पाई जाती है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे मेरे बच्चों, गैसेस, एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से बहुत दूर दूर होता है। एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से बहुत दूर दूर होता है। और बच्चों, अगर आप सारे गैसियस मॉलिक्यूल को पकड़ लें इस रूम में, पकड़ लें और एक जगह पे ले जाएं, इतना कम वॉल्यूम बनेगा उनका कि पूछिए मत, इतना कम वॉल्यूम बनेगा कि पूछिए मत। हम उसे पॉइंट मास भी कह सकते हैं, मतलब क्या समझ आया? गैसों का जो वॉल्यूम है, ठीक है, उनके एक्चुअल वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। ये गैसें फैली हुई हैं, लेकिन जब उसका एक्चुअल वॉल्यूम निकालेंगे तो बहुत कम आएगा। क्लियर है? अब देखते हैं पहला इसका अजम्पशन है, गैसेस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। बिल्कुल सही है सर, या तो वो हो सकते हैं एटम या वो हो सकते हैं मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही है। दैट आर सो स्मॉल, वो बहुत छोटे होते हैं, दैट आर सो स्मॉल एंड सो फार अपार्ट ऑन एवरेज दैट द एक्चुअल, और एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, एंड सो फार अपार्ट ऑन द एवरेज दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल।
एक्चुअल वॉल्यूम कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम एंड दे आर कंसीडर्ड एज अ पॉइंट मास। मैंने आपको बता दिया कि जो उनका एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो इतना कम होता है टोटल वॉल्यूम की तुलना में कि उसे हम पॉइंट मास के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि भैया अगर मैं गैस को कंप्रेस करते 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 देखना सारी गैस कंप्रेस करते 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 किसी एक कोने पे ले जाऊं तो कंप्रेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम पूरे रूम के मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। ये हमें एक्सप्लेन करता है ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमें किसके बारे में बताता है, ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। क्यों, क्योंकि जो उनका एक्चुअल वॉल्यूम होता है टोटल वॉल्यूम की तुलना में काफी कम होता है। चलिए ठीक है सर, अब ध्यान देना, ध्यान देना, इसका एक मेन अजम्पशन बहुत अपने को काम देगा आइडियल गैस और रियल गैस के बिहेवियर को समझने में। आने वाली क्लासेस में मैं बताऊंगा कि गैसेस डिविएट कर जाती हैं आइडियल गैस बिहेवियर से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में रिलेशन क्या है। तो बेटा हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये बताती है कि दो पार्टिकल हैं गैसेस के, या तो एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ना उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस के दो पार्टिकल के बीच में ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैसेज एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्लीज इसे नोट डाउन करो, पहले इसे नोट डाउन करो, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपन। गैसेस हाईली कॉम्प्रेसिबल होती हैं, इनका जो इनके बीच में ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है। ये अपने पोस्टुलेट हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। और कुछ पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है, लिख लिया मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? अगर ले लिया तो आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। देखो जुम 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 जुम, ऐसी समझना भैया, जो गैसेस के पार्टिकल हैं एकदम रैंडम मोशन में है। किसमें? एकदम रैंडम मोशन में। गैसेस के पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, अगर गैसेस के पार्टिकल भैया रुके हुए होते, सुनना, अगर रुके हुए होते तो जो गैसेस का शेप आता वो कैसा आता? फिक्स्ड शेप आता। लेकिन सुनना, इफ द पार्टिकल्स वर एट रेस्ट, अगर गैसेस के पार्टिकल रेस्ट में होते तो वो क्या ऑक्यूपाई करते? फिक्स्ड पोजीशन को ऑक्यूपाई करते। और इस केसेस में देन गैस वुड हैव द फिक्स्ड शेप विच इज नॉट ऑब्जर्व। आपने कभी नहीं देखा होगा कि गैस का फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल किस में होते हैं? रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, इसीलिए गैसेस का शेप कैसा? फिक्स नहीं होता है। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, इंसान को भी गैसेस जैसा मनमौजी होना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, बुम बुम, कांस्टेंट चलते रहो, एकदम रैंडम मोशन में रहो, जिंदगी आपको सही दिशा दे देगी। काम करते रहो, भागते रहो, रुक गए तो थम गए। याद रखना, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो काम करते चलो, करते चलो, करते चलो। जो ऊपर वाला है ना, आपको एक ना एक दिन सही जगह पहुंचा देगा। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। बी लाइक अ गैस, रैंडम मोशन में रहो, ठीक है, लेकिन एक डायरेक्शन के साथ। हाँ, थोड़ा एक चीज और, रैंडम चलते रहो गैस जैसे, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ते रहो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। ठीक है, चलो, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ये सब डायरेक्शन में मूव करते हैं। इधर भी मूव कर रहे हैं, 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 इधर भी मूव कर रहे हैं। तो पार्टिकल ऑफ गैसेस आर मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एंड इन स्ट्रेट लाइन। आप देख रहे हैं मैंने क्या बताया? एंड इन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ये चीज एक बार एम्स में असर्शन रीजन में पूछी जा चुकी है। ठीक है, ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन, उनके रैंडम मोशन के दौरान वो एक दूसरे से कोलॉइड करते हैं। उनके रैंडम मोशन के दौरान, मान लीजिए ये कंटेनर है, मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें गैसेस के अलग अलग पार्टिकल भरे हुए हैं। इसमें क्या भरे हुए हैं? गैसेस के अलग अलग पार्टिकल भरे हैं। कौन सा कलर चूज कर लें, आपको कौन सा पसंद है? चलो 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 चलो, ये वाला करते हैं। ये अलग अलग गैशियस पार्टिकल हैं, अलग अलग गैशियस पार्टिकल हैं। ठीक है, वो एकदम रैंडम मोशन में, एकदम रैंडम मोशन में, एकदम रैंडम मोशन, और वो एक दूसरे से कोलॉइड भी करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से कोलॉइड भी करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से तो कोलॉइड करते हैं अपनी रैंडम मोशन के दौरान, और वो
ये देखो वॉल है, इससे भी टकरा है, ये वॉल है, इससे भी टकरा है, ये वॉल है, इससे टकरा के इधर है, ये वॉल है, इससे टकरा के इधर है, और वो खुद से तो कोलाइड करते ही करते हैं, इसके अलावा किससे कोलाइड करते हैं मेरे बच्चों? वॉल ऑफ द कंटेनर से। तो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन एंड ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करते हैं। चलिए ठीक है सर, अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी एक पोस्टुलेट जो मैंने कहा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो हमें गैसेस के बिहेवियर के बारे में बता रही है, एक पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट था, उनके बीच में ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना रिपल्शन काम करता है। अगला जो पोस्टुलेट है, जब ये कोलिजन एक दूसरे से टकराते हैं, ये गया 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 ढूम, ये गया 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 ढूम, जब दो गैशियस पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं तो कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक। आप फिजिक्स में बात करेंगे जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में, जब आप फिजिक्स में बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में मेरे बच्चों, तो आपको पता चलेगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के दौरान उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। दिस मींस दैट द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स सेम। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हमें कहता है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद उनकी एनर्जी सेम होती है। ये बहुत तगड़ा पोस्टुलेट है। कोलिजन कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है, इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो पहले इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अगले पोस्टुलेट के बारे में बात करें, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखा हमने, एट अ पर्टिकुलर टाइम, सुनना, एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैसेस, गैसेस के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल, उनकी स्पीड कैसी होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। उनकी स्पीड कैसी होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी, और इसीलिए हम उनमें डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज देखेंगे। सारे पार्टिकल जो हम किसी कंटेनर में देखेंगे, हम किसी कंटेनर में पार्टिकल देखेंगे, मान लीजिए ये पार्टिकल है, इसकी स्पीड मान लीजिए v1 है, दूसरा पार्टिकल है इसकी स्पीड v2 है, तीसरा पार्टिकल है इसकी स्पीड v3 है। ध्यान देना, किसी कंटेनर में गैशियस मॉलिक्यूल के जो या गैशियस पार्टिकल जो होते हैं उनकी स्पीड अलग अलग होती है। इसीलिए हम किसकी बात करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। चलो, अब आपको पता है कि सर अगर हमें बोल दे कि भैया काइनेटिक एनर्जी निकालो किसी गैस के मिक्सचर की, अब आपको तो पता है कि सर जितने भी पार्टिकल हैं सबकी तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, क्योंकि सबकी वेलोसिटी या स्पीड अलग अलग है। तो हम क्या निकालेंगे? एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे बच्चों? एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। अगर किसी कंटेनर में पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी, और हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इट इज अज्यूम्ड दैट, क्या अज्यूम किया जाता है? The average kinetic energy of the gas, the average kinetic energy of the gas, किसी गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी तक मैंने क्या क्या आपको बता दिया, अभी तक मैंने क्या क्या आपको बता दिया, उसमें एक बार समराइज करने की कोशिश करूं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बता रही थी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बता रही थी कि गैसों का जो एक्चुअल वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है। गैस या पॉइंट मास मान सकते हैं उसको, ये हमें बताता है गैस हाईली कॉम्प्रेसिबल होती। दूसरा क्या बता रही थी हमें बता रही थी भैया कि दो गैशियस मॉलिक्यूल है, उनके बीच में ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है। तीसरा हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता चली? हमें पता चली कि गैशियस मॉलिक्यूल जो होते हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। उनका मोशन कैसा होता है? रैंडम मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? रैंडम मोशन होता है। जब वो एक दूसरे से टकराते हैं या दीवार से टकराते हैं तो जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है मेरे बच्चों? परफेक्टली इलास्टिक होता है। कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, और कोलिजन
के पहले और कोलिजन के बाद उनकी टोटल एनर्जी कैसी होती है, रिमेन सेम। यह परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बताता। फिर हमें क्या पता चला सर कि इनकी स्पीड अलग अलग होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। इसीलिए हम किसके बारे में बात करते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आई होप आप लोगों ने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। आई होप आप लोगों ने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बात करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ध्यान देना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल कभी भी गैस का नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करती। मैंने क्या कहा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। यह नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है। ये ओनली किस पे डिपेंड करती है, ये ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये तो भैया गोल्डन पॉइंट है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन क्या बेटा, ये डिपेंड नहीं करती है नेचर ऑफ गैस पे। ये किस पे डिपेंड करती है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। चलो अब इसको ऐसे समझते हैं। 10 हम मान लें कि व्हेन टू गैसेस आर मिक्स, जब दो गैसों को मिक्स किया जाता है एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने सेम रखा है, सुनना, दो गैसों को मिक्स कर रहे हो आपने, टेम्परेचर सेम रखा है। देयर विल बी नो राइज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई बढ़ोतरी और कोई घटाव नहीं हो रहा है, कोई बढ़ोतरी और कोई घटाव नहीं हो रहा है। जब तक नहीं होगा जब तक वो केमिकली रिएक्ट ना करें। ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगी, सुनना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल अपॉन एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो आपके पास जो आया एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल वो किसके बराबर आई मेरे बच्चों, किसके बराबर आई, 3/2 RT बाय एन के। किसके बराबर आई, 3/2 RT बाय एन के। ठीक है, और R बाय एन, ध्यान देना, R बाय एन एक कांस्टेंट मिलता है हमें। क्या मिलता है, एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या मिलता है हमें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और वो किसके बराबर होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ये हटा दीजिए, 3/2 RT बाय एन या 3/2 KT के, जहां K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल किसके बराबर होती है, 3/2 KT के बराबर होती है, जहां K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ R बाय एन इज नोन एज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चों, 1.38 इंटू 10⁻16 अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये थी अपनी कहानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। क्यों, क्योंकि कंटेनर में जब अलग अलग पार्टिकल हैं, गैसियस पार्टिकल, उनकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है मेरे बच्चों, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये प्रूफ हो गया। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 KT। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी को। चलिए बच्चों, अब हमने देखा कि किसी कंटेनर में अगर गैसेस भरी हैं तो उनकी वेलोसिटीज अलग अलग हैं, उनकी वेलोसिटीज अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हमने बात कर ली एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में, आपने बात कर ली। ठीक है, पर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर ली, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देख ले, इतनी कहानी आपने देख ली। अब जो अपने को डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है वेलोसिटीज कितनी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व की जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं बात करने वाला हूं, मेरे बच्चों, ये है कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी प्लस। एनसीईआरटी प्लस, मतलब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे बच्चों नीट और जेई में आते हैं, नीट और जेई में आते हैं। तो बात करते हैं डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी कौन कौन सी होंगी। हमें बात करना है कौन कौन सी वेलोसिटीज के बारे में। सबसे पहले समझना, हमें बात करना है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में। हमें बात करना है V एवरेज वेलोसिटी के बारे में, और हमें बात करना है VMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में। इन तीन वेलोसिटीज को देखते हैं, क्या है कहानी, कैसी है कहानी, एक एक करके उठाते हैं। और याद रखना, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है एनसीईआरटी अगर अपन पकड़ रहे हैं तो एनसीईआरटी प्लस करते हुए चलेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट एकदम तहलके के साथ करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी।
या VRMS, आर मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। चलो बात करते हैं, या इसे यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लोग, क्या होती है ये समझिएगा, नाम को पहले समझो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट, ठीक है, अंडर रूट करा, ठीक है, मीन निकालना है और जितनी भी वेलोसिटीज है उनका स्क्वायर। तो क्या है कहानी को समझना, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वैल्यू, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वैल्यूज ऑफ square of the velocities of all the gaseous molecule is called root mean square velocities, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। मान लीजिए अलग अलग गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल है जो v1 स्पीड से जा रहा है एक कंटेनर में, दूसरा मॉलिक्यूल है जो मान लीजिए v2 स्पीड से जा रहा है, ट्रेवल तो स्ट्रेट लाइन में ही करेंगे, ठीक है, रैंडम मोशन हो, एक v3 स्पीड से जा रहा है, एक v3 स्पीड से जा रहा है। तो हमने सबसे पहले इन वेलोसिटीज का स्क्वायर करा, इन वेलोसिटीज का स्क्वायर करा, इन वेलोसिटीज का स्क्वायर करा, ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, इन वेलोसिटीज का स्क्वायर करा, ठीक है, और उसका अंडर रूट चढ़ाया और उसका एवरेज लिया। तो हमारे पास VRMS क्या आया, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, ऐसे n मॉलिक्यूल होंगे तो vn स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। या इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपके सामने पुट किया जाता है वो होता है मेरे बच्चों, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m, जो कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है, m जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है। क्या है, इस फॉर्मूले को दिमाग में रख लीजिए, यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m। अब ध्यान दीजिएगा जो मैं बात करने जा रहा हूं, अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता हो, PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। ध्यान देना, वो एग्जामिनर है, आपके इमोशन के साथ खेलेगा, इस फॉर्मूले को अलग अलग मोल्ड करके देगा, ठीक है, वो एग्जामिनर है, आपके इमोशन के साथ खेलेगा ही खेलेगा। PV इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, nRT होता है। अगर मैं 1 ग्राम मोल के गैस के लिए बात करूं, 1 ग्राम मोल गैस के लिए बात करूं, 1 ग्राम मोल गैस के लिए बात करूं, तो n की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो PV किसके बराबर हो जाएगा, RT के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला तो है अंडर रूट ऑफ 3RT/m, RT की जगह मैं PV भी लिख सकता हूं, तो दूसरा फॉर्मूला आया VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PV/m, m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपको पता हो डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास बाय वॉल्यूम के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, मास बाय वॉल्यूम के बराबर होती है। तो एक और फॉर्मूला लिखा जा सकता है, मास बाय वॉल्यूम की जगह उन्होंने क्या लिख दिया, डेंसिटी लिख दिया, क्या लिख दिया, डेंसिटी लिख दिया। तो तीसरा जो फॉर्मूला आया आपके पास वो आया VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3P बाय डेंसिटी। प्लीज नोट डाउन करिए, दिस इज रूट मीन स्क्वायर, दिस इज रूट मीन स्क्वायर, दिस इज रूट मीन स्क्वायर, दिस इज रूट मीन स्क्वायर ऑफ गैस। चलिए आगे बढ़ूं, बोलो क्या था, अंडर रूट ऑफ 3RT/m, 3PV/m या 3P/d। चलिए सर दूसरी टाइप की वेलोसिटी क्या बोली थी मैंने, एवरेज वेलोसिटी। दूसरी टाइप की वेलोसिटी मैंने क्या बोली थी मेरे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट भी NCERT++ है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। ध्यान देना, इसे V एवरेज से रिप्रेजेंट करेंगे या V बार से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होती है एवरेज वेलोसिटी, समझिएगा, द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द वेलोसिटी, द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, जितने भी गैशियस मॉलिक्यूल हैं, आपको पता है गैशियस मॉलिक्यूल अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, आपको ही पता है कि इनकी वेलोसिटीज डिफरेंट, V1 बार बार वही बात करूंगा, V2 V3 ऐसे n मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ऐसे n मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 या Vn मान लिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास V एवरेज का ये फॉर्मूला आया, या दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है मेरे बच्चों इसके लिए, अब मैं डिराइव नहीं करूंगा क्योंकि यहां पे डिराइव करना सही नहीं है, ये फिजिक्स का पोर्शन है, मैंने पहले ही बताया, वैसे ही मैं बहुत डेप्थ में जा चुका हूं। बस इन वेलोसिटीज क्या होती है इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिससे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जा सके तो हम कर सकें बच्चों। इसीलिए मैं हर कॉन्सेप्ट को एकदम प्रिसाइसली बता रहा हूं कि बेटा अगर दिया हुआ है तो क्यों दिया हुआ है। चलिए, तो अपने पास फॉर्मूला आया, वहां पे क्या था, अंडर रूट 3RT/m, यहां पे क्या है, बस इतना याद रखना, 8/πRT/m, बस इतना ही चेंज है, बस इतना ही चेंज है, बस इतनी सी बात है। हमें
तुमसे इतनी सी बात ही करनी है कि अंडर रूट ऑफ 8 बाय पाई RT बाय m। अब वही सीधी सी बात है, आपको पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, nRT होता है। n अगर हमने 1 ले लिया तो PV किसके बराबर हो जाएगा, RT के बराबर हो जाएगा। PV किसके बराबर हो जाएगा, RT के बराबर हो जाएगा। तो भैया हमने दूसरा फॉर्मूला लिख दिया कि RT की जगह हम PV बाय m लिख सकते हैं, और दूसरा अगर हमें इसे डेंसिटी से रिप्लेस करना है तो ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 8 बाय पाई P बाय D। तो हमारे पास दो वेलोसिटीज आ चुकी हैं, कौन कौन सी जल्दी बोलो। एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला क्या था, याद रखो क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं नीट और जेई में अभी हम करने वाले हैं, अंडर रूट ऑफ 3 RT बाय m। दूसरा क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला क्या हो गया, 3 की जगह क्या पुट करना है, 8 बाय पाई RT बाय m। जल्दी आइए, 8 बाय पाई RT बाय m, चलिए जल्दी आइए, 8 बाय पाई RT बाय m। चलो लिख लिया, नोट डाउन कर लिया मेरे बच्चों। एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी अगर अपन ने निकाली सारे गैसियस मॉलिक्यूल तो उसे कहते हैं वी एवरेज, उसे कहते हैं वी एवरेज, जो क्या होता है 8 बाय पाई RT बाय m। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तीसरी वेलोसिटी जो अपने को देखना है वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ध्यान दीजिएगा, द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हैं किसी कंटेनर में, उसका मैक्सिमम फ्रैक्शन विच इज हैविंग सर्टेन वेलोसिटी, जिसकी एक सर्टेन वेलोसिटी हो, मैक्सिमम फ्रैक्शन जिसकी एक सर्टेन वेलोसिटी है, उसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं लेकिन कुछ मॉलिक्यूल एक सर्टेन वेलोसिटी से ही ट्रेवल कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब आप समझ रहे हैं, हमने लॉजिक इतना बढ़िया करा कि पता है कि गैसेस मॉलिक्यूल की स्पीड या वेलोसिटी अलग अलग होती है, गैसियस मॉलिक्यूल की स्पीड या वेलोसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि भैया जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं उसे हमने नाम दे दिया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 RT बाय m, या RT की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 PV बाय m, या हम क्या लिख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट 2 P बाय D, अंडर रूट 2 P बाय D। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आया। मतलब अब सर हमारे पास 3 वेलोसिटी आ चुकी हैं, एग्जामिनर इन 3 वेलोसिटी को पकड़ेगा और आपसे क्वेश्चन करेगा। क्या क्वेश्चन करेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन करेगा, ध्यान दीजिएगा। आपके पास है VRMS, बोलो मेरे संग संग क्या है, VRMS किसके बराबर है, रूट 3 RT बाय m, ठीक है सर। आपके पास है V एवरेज क्या है, 8 बाय पाई RT बाय m, 8 बाय पाई RT बाय m, RT बाय m। तीसरा है आपके पास मेरे बच्चों क्या, V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो किसके बराबर है, रूट टू RT बाय m के बराबर है। अब पूछेगा कि कौन इसमें सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है, यही तो क्वेश्चन में वो मजे लेगा। अब आप कैलकुलेट करिए, यहाँ पे है रूट 3, यहाँ पे है रूट 3, ऐसे याद रखना। यहाँ पे 8 बाय पाई, सब में RT बाय m सेम है, 8 बाय पाई करिए, 8 कितना होता है मेरे बच्चों, 8 होता है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। कैलकुलेट करके देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं, 8 बाय 3.14 कितना आता है, 8 बाय 3.14 ये आ गया, 8 डिवाइड बाय 3.14 ये कितना आ गया, 2.54 अंडर रूट में, और तीसरी क्या है, इधर है अंडर रूट 2। अगर आप देख पा रहे हो कि भैया सब में RT बाय m कॉमन है, अगर आप देख पा रहे हो मेरे बच्चों, तो आपकी VRMS सबसे ज्यादा है, VRMS सबसे ज्यादा है, फिर V एवरेज है, और लास्ट में कौन है मेरे बच्चों, लास्ट में कौन है, V मोस्ट प्रोबेबल। याद करने का तरीका, अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले, क्या पूछा जा चुका है, इवन केमिस्ट्री में नहीं फिजिक्स में पूछा है, लेकिन मैं तो हर चीज बताऊंगा कि बच्चों, मेरे बच्चों, नन्हे मुन्ने काले पीलो, याद करने का तरीका, राम भगवान, RMS की सबसे ज्यादा, फिर एवरेज की, फिर मोस्ट प्रोबेबल की, RMS की सबसे ज्यादा, फिर एवरेज की, फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। राम करके याद कर लेना बस, दिस इज द ऑर्डर। हर तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे, प्लीज इसे भी नोट डाउन कर लो, जल्दी बोलो। VRMS कितना था, रूट 3 RT बाय m, V एवरेज कितना था, 8 बाय पाई RT बाय m, V MPS मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी थी, अंडर रूट 2 RT बाय m। यस सर, सबसे ज्यादा कौन है, RMS, दूसरी कौन है, एवरेज, तीसरी कौन है, मोस्ट प्रोबेबल, RAM। यस सर, ये भी देख लिया हमने। काइनेटिक एनर्जी देखी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली हमने, क्या थी पता कर हमने, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल है, उनकी वेलोसिटी अलग है सर, हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करी। अब अलग अलग वेलोसिटी थी तो उसको पकड़ा हमने, उन वेलोसिटीज को अलग अलग टाइप के देखे, एनसीईआरटी प्लस की बात करी और कॉन्सेप्ट क्लियर करा। जल्दी आइए, नोट डाउन करिए इसे, लिख लिया।
आगे बढ़ जाओ मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ले लिया ना स्क्रीनशॉट? चलिए अब बात करते हैं भैया, ये जो अलग अलग टाइप की हमने वेलोसिटीज देखी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस देखी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। बेटा क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज टिपिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये नीट और जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, अच्छे आराम से देखेंगे। अपने पास क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे, देखो, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोपेन गैस एट एसटीपी। क्या बोल रहा है कि रूट मीन स्क्वायर क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर क्या होता है? जल्दी बताइए। सॉल्यूशन इधर कर रहा हूं, एज VRMS किसके बराबर होता है मेरे बच्चों? अंडर रूट ऑफ 3RT/m के बराबर होता है। चलो सर हमें पता है ये चीज। अब ध्यान देते हैं क्या बोल रहा है, किस टेम्परेचर पे रूट मीन स्क्वायर नाइट्रोजन की किसके बराबर हो जाएगी? प्रोपेन गैस के एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। चलो एट STP सबसे पहले तो देख लेते हैं। एट STP हम टेम्परेचर कितना लेते हैं? 273.15 माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस है 273 केल्विन। चलो टेम्परेचर अपन ने ले लिया 273 केल्विन, सिंपलेस्ट तरीके के लिए 273 केल्विन अपन ने ले लिया। ठीक है सर, चलो बात करते हैं किस टेम्परेचर पे ये कहानी होगी। मतलब VRMS ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर होना चाहिए? VRMS ऑफ प्रोपेन के बराबर होना चाहिए। सबसे पहली बात, प्रोपेन क्या होता है? अगर नहीं पता आपको तो ध्यान दीजिए, प्रोपेन क्या होता है? C3H8। पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 12 × 3 + 1 × 8 कितना हो गया? 36, 8, 44। दिस इज 44 मॉलिक्यूलर मास। चलो इसकी लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 3RT/m, मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का 28। इसके लिए 3RT अपने को कैलकुलेट करना, नहीं इसका कैलकुलेट नहीं करना, इसका दिया हुआ है एट STP मतलब 273 केल्विन अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना आया इसका? 44 आया। 3R से 3R कट गया। अपने पास इस टेम्परेचर को अपने को कैलकुलेट करना है, इस टेम्परेचर को बच्चों अपने को कैलकुलेट करना है। चलिए रूट से रूट कटा, क्या आया? T/28 इज इक्वल टू 273/44। 273/44 पूछा यही है ना, एट व्हाट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू दैट प्रोपेन एट STP। चलो ठीक है, टेम्परेचर हमने STP का लिख दिया। अब कैलकुलेट करते हैं मेरे बच्चों, कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर किसके बराबर आएगा? 273 × 28 डिवाइड बाय 44। कैलकुलेट करके देखते हैं। 273, अरे भाई कैलकुलेटर कहाँ हो, आ जाओ। 273 × 28 7644 डिवाइड बाय 44 डिवाइड बाय 44, ये आ गया 173.72 केल्विन। 173.72 केल्विन, तो आंसर शुड भी केल्विन में आएगा, 173.72 केल्विन। प्लीज नोट डाउन करिए इसे। बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़ जाएं आगे मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एट व्हाट टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 327 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हम किस में लेंगे? सबसे पहले टेम्परेचर हम लेंगे किस में? केल्विन में। तो 327 प्लस 273 प्लस करा कितना आ गया? 600 केल्विन। किस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज हाफ ऑफ द इट्स वैल्यू एट 327 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान दीजिए, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 3/2RT। और अगर कोई आपसे पूछे, जस्ट मैं बता दे रहा हूं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो काइनेटिक एनर्जी हमने क्या बात करी थी? 3/2RT
अपॉन पर मॉलिक्यूल तो n से डिवाइड कर दिया था। किससे डिवाइड कर दिया था मेरे बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर n है, और r बाय n हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला था, याद करो, और हमारे पास फॉर्मूला आया था 3/2 kT वाला। कौन सा फॉर्मूला आया था? 3/2 kT वाला। चलो कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट था, बता दिया, मतलब लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 3/2 RT। चलिए अब ये तो फॉर्मूला आ गया। मान लीजिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी E1, मान लीजिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी E1। अब बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ हो गई। बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ हो गई। कितनी हो गई? हाफ हो गई। पहले टेम्परेचर कितना था मेरे बच्चों? 600 केल्विन। अब पूछ रहा है मतलब 3/2 R, और टेम्परेचर कितना था? 600 केल्विन। किस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी? अपने को पता करना है वो टेम्परेचर। 3/2 R इंटू उस टेम्परेचर को अपने को पता करना है। 3/2 R से 3/2 R कट गया मेरे बच्चों, E1 से E1 कट गया मेरे बच्चों, ये ऊपर गया तो ये किसके बराबर हो गया? 2, और ये किसके बराबर हो गया? 600/T। अब हमें टेम्परेचर, यही तो टेम्परेचर चाहिए था, ये टेम्परेचर को हम इधर ले गए, किसके बराबर आया? 600 डिवाइड बाय 2। 2 से ये कटा, दिस इज 300 केल्विन। टेम्परेचर तो कितना आ गया? 300 केल्विन। चलो निकाल दिया हमने आंसर। चेक कर लो आंसर क्या है अपना, 300 केल्विन। अरे आंसर तो डिग्री सेल्सियस में, आंसर डिग्री सेल्सियस में। अब अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो 300 को माइनस कर दो, -273 कर दो, कितना आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर शुड बी 27 डिग्री सेल्सियस, ये अपना आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए, एट व्हाट टेम्परेचर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस molecule is half of its value at 327 डिग्री सेल्सियस। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से आंसर। मैंने बोला था क्वेश्चन कराए बिना मजे नहीं दूंगा मैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं नीट और जेई में, एकदम तहलके के साथ कराऊंगा बेटा। यहां मैं खड़ा हूं ना, भरोसा रखिएगा, जो कंटेंट डिलीवर कराऊंगा एकदम परफेक्ट तरीके से आपके नीट और जेई के हिसाब से होगा, परफेक्ट तरीके से स्कूल एजुकेशन के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया। आइए, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस किस पे डिपेंड करती है? द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स, किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो प्रेशर तो होगा नहीं आंसर, फोर्स होगा नहीं आंसर, शुड बी टेम्परेचर। द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस किस पे डिपेंड करती है मेरे बच्चों? इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करती है? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आइए, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन पे, बढ़ जाएं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा। एट व्हाट टेम्परेचर इज द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन? आरएमएस स्पीड, बोलो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? बार बार 100 बार रटते हुए चलेंगे। √3RT/m। वेल डन। सर आप ही कर दो, आप ही खुद को वेल डन बोल दो, है ना। √3RT/m, ठीक है, इज सेम एज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 1327 डिग्री सेल्सियस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, किस टेम्परेचर पे VRMS ऑफ हाइड्रोजन गैस किसके बराबर हो जाएगी? VRMS ऑफ ऑक्सीजन गैस के बराबर हो जाएगी। चलिए, RMS स्पीड क्या होती है मेरे बच्चों? बोलो, √3RT/m। √3RT/m। हमें ये टेम्परेचर निकालना है, ये हमें टेम्परेचर निकालना है। ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर कितना दिया हुआ? 1327 डिग्री सेल्सियस। बोलो डिग्री सेल्सियस लूंगा या केल्विन लूंगा? मेरे नन्हे मुन्ने काले पीलो। सर केल्विन लेना, ठीक है सर। तो इधर हमने कहा 3RT। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है ऑक्सीजन के लिए आपको? 1327 डिग्री सेल्सियस। 273 प्लस करा तो कितना आ गया मेरे बच्चों? ये आ गया 73 और 27, ये हो गया 100 और 200 1600 केल्विन। 1600 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, ये हमको 1600 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है अपॉन m मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास चलो चेक करते हैं, ये भी रख देते हैं। तो ये क्या हुआ? √3RT। हाइड्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है मेरे बच्चों? 2। ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? मॉलिक्यूलर मास कितना आता है मेरे बच्चों? जल्दी बोलो। 1600 था, कितना आता है जल्दी बोलो। ऑक्सीजन के लिए 32। ऑक्सीजन के लिए 32। एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16, तो मॉलिक्यूल का कितना हो गया? 32। चलो 3R से 3R कटा, ठीक है सर। 3R से 3R कटा, ठीक है सर। अंडर रूट से अंडर रूट को आपने कट लगाया, क्या बचा? टेम्परेचर 1600
इंटू 2 डिवाइड बाय 32। इससे हमने अगर ये देखा तो ऊपर हो गया 3200, नीचे हो गया कितना 32। 32 से 32 काटा तो कितना आ गया 100 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड बी 100 केल्विन, तो आंसर कितना होगा, टेम्परेचर शुड बी 100 केल्विन। आइए यहां तक क्वेश्चन करते चलेंगे तहलके के साथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। लिख लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं मेरे बच्चों। बात करते हैं एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, किसी सेम टेम्परेचर पे कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटीज, एवरेज वेलोसिटीज ऑफ SO2 एंड मीथेन। देखो हर वैरायटी के क्वेश्चन लिए। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, जल्दी बोलो मेरे बच्चों, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। सर 8 बाय, अरे यार ये डायग्राम अच्छे बना, ये रूट अच्छे से बनो। 8 बाय पाई सर, RT बाय M, RT बाय M सर, ठीक है। क्या बोल रहा है, सेम टेम्परेचर ले लिया, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटीज ऑफ SO2 एंड मीथेन। अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, R तो वैसे भी कांस्टेंट है, R तो वैसे भी कांस्टेंट है, दोनों के फॉर्मूलों में 8 बाय पाई तो सेम बना रहेगा, सेम बना रहेगा। मतलब एवरेज वेलोसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इस केस में, अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के, अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के, क्योंकि यही वेरिएबल है। अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 तो बच्चों सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये आ गया 64। अब अगर हम बात करें मीथेन के मॉलिक्यूलर मास की तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12, हाइड्रोजन का कितना, हाइड्रोजन का कितना 4, ये कितना आ गया मेरे बच्चों 16। चलो सर कोई दिक्कत नहीं, तो वी एवरेज ऑफ सबसे पहले क्या लिया हमने, SO2 इज अपॉन वी एवरेज ऑफ मीथेन is under root of mass of methane upon mass of SO2, ठीक है सर। तो V average of SO2 upon V average of methane अंडर रूट, देखिए मास ऑफ मीथेन कितना दिया हुआ है मेरे बच्चों 16, मास ऑफ मीथेन कितना दिया हुआ है मेरे बच्चों 16, और मास ऑफ SO2 कितना दिया है 64। तो आपने इससे 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, तो आपके पास आ गया वी एवरेज ऑफ SO2 अपॉन वी एवरेज ऑफ मीथेन 1 बाय अंडर रूट ऑफ 4, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 4, या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, रूट 4 किसका होता है 2 का, तो 1:2, 1:2, आंसर शुड बी सी। आंसर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। प्लीज नोट डाउन करिए, आंसर कितना आना चाहिए, सी आना चाहिए मेरे बच्चों। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसी के साथ बच्चों हमने इस छोटे से टॉपिक जिसका नाम था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उसे खत्म कर दिया। अब बच्चों डेली बेसिस पे इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, कई बार बच्चों को, जैसे कि हमेशा कहता हूं कि इतने सारे वीडियोस सर यूट्यूब पे कई बार मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों से बोला है कि अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो भैया दूसरा ऑप्शन है कि आप www.magnetbrains.com हमारी वेबसाइट पे जाइए। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। आप फिर अगर क्लास 11th पढ़ना चाह रहे हैं, क्लास 11th पढ़ना चाह रहे हैं तो क्लास 11th पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लास 11th पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अपने अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। क्लास 11th में जैसे केमिस्ट्री पढ़ना है केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बाकी भी सब्जेक्ट अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है आप केमिस्ट्री पे क्लिक करिए, आपको वहां पे प्रॉपरली अरेंज्ड प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 पे आ चुके हैं अपन, ठीक है। आप जिस चैप्टर को पढ़ना है उस चैप्टर पे क्लिक करिए, आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे मेरे बच्चों। इस तरीके से मैग्नेट ब्रेन बच्चों आप लोगों के लिए हर संभव तरीके से एक कंटेंट डिलीवर करते हुए एक क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। बस मैं एक ही चीज कहूंगा, जोश और उत्साह बनाए रखिए अपना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए, क्योंकि मैं जब बच्चों के कमेंट देखता हूं मुझे भी बहुत खुशी होती है। उसी जोश और उत्साह से मैं और मेहनत करता हूं। जैसे आपने देखी इतना छोटा सा टॉपिक था, लेकिन सर इससे रिलेटेड नीट और जेईई में कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैंने वो आपके सामने लेके आ गया।
मैं हर चीज डिलीवर कर रहा हूं। बस आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लोगों तक इस चीज को पहुंचाएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से मेरे बच्चों पढ़ाई करते रहें। तो आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।